हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, एक बार पुनः स्वागत है आपका प्रव्या एकेडमी के इस डिजिटल मंच पर। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे और धुआंधार पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों, आपकी इस पढ़ाई को और गति देने के लिए हम लोग लेकर आ गए हैं एक नई क्लास, जिसमें हम आज पढ़ने वाले हैं हमारा जो चौथा चैप्टर केमिस्ट्री का चल रहा है, कार्बन और उसके यौगिक। तो उसके बारे में हमने 2 वीडियो में बहुत महत्वपूर्ण कार्बन की बातें जो थी वो कर ली थी। आज उन बातों को आगे बढ़ाते हैं, तो देखते हैं क्या क्या आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, हमारा चैप्टर है चौथा, कार्बन एवं उसके यौगिक। देखिए, जो कार्बन है, कार्बन के बारे में हमने कुछ महत्वपूर्ण बातें करी थी, ठीक है। उसके बाद आज हम ये डिस्कस करेंगे कि कार्बन जो है ना, वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। बहुत सारे भी तो तत्व थे, तो ये चैप्टर क्यों है, कार्बन और उसके यौगिक। ऐसी क्या खास बात है जिसकी वजह से हम लोग कार्बन को ही एक बड़े पैमाने पर पढ़ रहे हैं। तो इसका जो मुख्य कारण है, इसकी सर्वोत्तमुखी प्रकृति है। सर्वोत्तोमुखी प्रकृति क्या होती है? सर्वोत्तोमुखी प्रकृति, इसका मतलब ये है कि कार्बन जो है ना, एक तो सबसे बड़ी मात्रा में यौगिक बनाता है, बहुत ज़्यादा यौगिक बनाता है, बड़ी मात्रा में यौगिक। आपके पास आसपास जितनी भी चीज़ें आप देखोगे ना, लगभग सभी में कार्बन होगा ही होगा, ठीक है ना। तो यूँ कह सकते हैं ये बहुत ज़्यादा मिलियन में यौगिक बनाता है, ठीक है। अब मिलियन में यौगिक बनाता क्यों है, इसके क्या कारण है? तो उसका कारण ये है सर्वोत्तोमुखी प्रकृति। अगर हम बात करें इसमें सर्वोत्तोमुखी प्रकृति क्या है, तो इसमें 2 पॉइंट मुख्य रूप से आते हैं कि इसकी क्या खास बात है जिसकी वजह से इतने सारे यौगिक बन रहे हैं। तो एक तो पहला इसका मुख्य जो कारण है वो है संरक्षण। एक दूसरा कारण इसकी है सत्तु संयोजकता। 2 जो कारण है, उसी के कारण ये बड़ी संख्या में यौगिक बनाता है। तो अगर अपन बात करें संरक्षण की, तो संरक्षण का मतलब ये है कि कार्बन जो है ना, कार्बन खुद के परमाणुओं के साथ बंध बनाकर लंबी श्रृंखला में जुड़ता जाता है ना। जैसे मान लो ये कार्बन है, तो ये कार्बन दूसरे कार्बन के साथ बना देगा, तीसरे के साथ, ऐसे लंबी श्रृंखला में बंध बनाता है। तो इस वजह से इस बात को अपन वैसे क्या कहते हैं, श्रृंखलन। यानी कि कार्बन के ही परमाणुओं के साथ एक लंबी श्रृंखला में बंध बनाते जाता है। तो इस क्रिया को अपन वैसे क्या कहते हैं, श्रृंखलन कहते हैं। एक इसका मेन कारण ये है, इसकी ये जो सर्वोत्तोमुखी प्रकृति ये है श्रृंखलन, ठीक है ना। इसी कारण क्या होगा कि ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बनों के साथ जुड़ता जाएगा। इस तरह से ज़्यादा जितने 1 कार्बन 2 कार्बन अलग अलग कार्बन जुड़ेंगे, उस हिसाब से ये क्या करेगा, बहुत सारे यौगिक बना देगा। तो ये बड़ी मात्रा में यौगिक जो है वो बनाता है। दूसरी बात है इसकी सत्तु संयोजकता। सत्तु संयोजकता क्या क्या मतलब है? सत्तु से नाम से पता चल रहा है कि सत्तु का मतलब 4 है। तो इसकी हमें भी पता है इसकी संयोजकता कितनी है, 4 है। इसका मतलब ये क्या करता है, एक कार्बन परमाणु जो होता है वो अन्य 4 परमाणुओं के साथ जुड़ता है। अन्य 4 परमाणु कोई भी हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है ना, क्लोरीन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। कहने का मतलब ये एक ही अकेला कार्बन अन्य 4 और परमाणुओं के साथ जुड़ता है। तो इस वजह से ये कार्बन के बहुत ज़्यादा यौगिक बनते हैं, ठीक है ना। तो 2 बातें ध्यान रखनी है आपको कि कार्बन के इतने ज़्यादा यौगिक क्यों बनते हैं, या आपसे पूछे कि कार्बन की सर्वोत्तोमुखी प्रकृति क्या है, तो आपको क्या ध्यान रखना है भाई, कि पहली बात तो संरक्षण का मतलब क्या है कि कार्बन परमाणु जो है वो बहुत कार्बन के अन्य परमाणुओं के साथ बहुत ज़्यादा
जुड़ता जाता है, मतलब कितनी भी कार्बन एक साथ बंध बना के जुड़ते ही जाते हैं। तो इस वजह से एक तो ये श्रृंखलन है, दूसरा इसका है सतु संयोजकता। सतु संयोजकता का मतलब ये है इसकी संयोजकता 4 है। संयोजकता 4 होने की वजह से ये एक इधर 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 चारों जगह 4 अन्य अलग अलग परमाणु कोई भी हो सकता है, कार्बन के साथ भी जुड़ सकता है चारों साइड, या क्लोरीन के साथ जुड़ सकता है, हाइड्रोजन के साथ, कार्बन, नाइट्रोजन, किसी के भी साथ ये जुड़ता जाता, कार्बन के साथ जुड़ सकता है। जैसे ये कार्बन के साथ जुड़ गया, ये यहाँ पर भी कार्बन हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है। इसकी संयोजकता पूरी ये कैसे होगी, देखो इसकी संयोजकता ऐसे हो जाएगी जैसे ये कार्बन है तो ये इसका 4 जो है बाह्यतम कक्ष में इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, आपको पता है कि कार्बन जो है वो किस तरह के बंध बनाता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। किस तरह से, सहसंयोजी। अब सहसंयोजी बंध है, इसका मतलब ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करता है। अब देखो अगर मान लो ये यहाँ पर कार्बन से जुड़ता है तो एक ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, एक इसका एक, और एक ये। इसी तरह से यहाँ पर भी मान लो कार्बन जुड़ता है तो 1 2 3 और 4। इसी तरह से यहाँ पर भी जुड़ता है 1 2 3 और 4। यहाँ पर जुड़ता है तो 1 2 3 और 4। तो अब देखो, अब ये है कि ये इस सारे इसके साथ क्या करता है, सहसंयोजी बंध बनाता है। इस वजह से इसकी इलेक्ट्रॉनों की जो संयोजकता है यूं कह सकते हैं पूरी हो जाती है। लास्ट कक्ष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो जाएगी। जैसे ये 1 2 3 4 5 6 और 7 8। इसी तरह से अब ये इसका भी पूरा हो जाएगा, लेकिन ये इसके ये वाला बंद खाली रहेगा। तो यहाँ पर कोई मान लो हाइड्रोजन जुड़ गया या कुछ भी जुड़ गया, तो इस तरह से ये कार्बन के साथ भी जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ भी, या अन्य किसी भी परमाणु के साथ ये जुड़ जाता है। तो इस वजह से क्या होता है, बड़ी मात्रा में इसके यौगिक बनते हैं। ठीक है, बड़ी मात्रा में यौगिक बनते हैं। दूसरी बात ये कौन सा जो है बंध बना रहा है, सहसंयोजी बंध बना रहा है। और जो सहसंयोजी बंध होता है वो बहुत होता है प्रबल। बहुत प्रबल होने की वजह से, देखो प्रबल है कि मजबूती से इनके बीच में जो बंध बन रहा है ये बहुत मजबूत होता है। मतलब यहाँ पर कार्बन जुड़ा है और ये कार्बन दोनों आपस में इतने मजबूती से जुड़े रहते हैं, बहुत ज़्यादा मजबूती से जुड़े रहते हैं। इस वजह से कार्बन के यौगिक है मजबूती से जुड़े हुए हैं तो स्थिर होंगे कि अस्थिर होंगे, तो सीधा सा मजबूती से जुड़े हैं तो स्थिर हो जाएंगे। ठीक है ना, तो ये इसके यौगिक जो होते हैं कार्बन के स्थिर होते हैं। दूसरी बात ये है कि प्रबल यौगिक है, इस वजह से प्रबल है तो ये एक दूसरे पर बल ज़्यादा लगाएंगे। इसका मतलब ये होगा ये कार्बन आपस में नज़दीक रहेंगे, तो इनके यौगिकों का जो आकार होता है वो छोटा होता है। ये यहाँ से इतनी जो सिंपल बातें थी वो आप लोग ध्यान रखिएगा। मेन बात ये है कि कार्बन के इतने यौगिक क्यों बनते हैं, 2 ही कारण है, श्रृंखलन और सतु संयोजकता। ठीक है ना, चलिए अगर अपन और बात करते हैं आगे, और अपन क्या बात करते हैं कि एक बढ़िया सा आपका टॉपिक चलेगा इसमें, हाइड्रोकार्बन। यहाँ कार्बन से संबंधित इतनी बातें, उसके बाद अपन नेक्स्ट बात करेंगे वो हाइड्रोकार्बन की करेंगे। हाइड्रोकार्बन क्या होता है, हाइड्रोकार्बन आप लोगों से पूछा जाए हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो हाइड्रोकार्बन कुछ नहीं है, सिंपल सा है कि हाइड्रोजन और कार्बन मिलकर के कोई यौगिक बना रहा है तो उसे अपन हाइड्रोकार्बन कहेंगे। आपसे पूछे कि हाइड्रोकार्बन होता क्या है, तो कार्बन और हाइड्रोजन मिलकर कोई यौगिक बनाता है तो वो यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। मान लो कोई भी CH3 हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये हाइड्रोकार्बन है। चलिए हाइड्रोकार्बन जो होते हैं ना वो 2 टाइप के हैं। एक तो होता है आपका संतृप्त हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन, और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, ठीक है, गुस्सा नहीं करना भाई, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो 2 टाइप के आपको हाइड्रोकार्बन ध्यान रखना है, संतृप्त और असंतृप्त। देखो हम लोगों ने जब आबंध की बात करी थी, आबंध की जब हम लोग बात करते हैं, आबंध मतलब बंध, या इसको इंग्लिश में बोलते हैं बॉन्ड। तो बॉन्ड होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं। एक तो होता है एकल बंध, एक होता है द्विआबंध, और एक होता है आपका त्रिआबंध। अगर कोई भी कार्बन जुड़े हुए हैं
इस तरह से कार्बन जुड़े रहते हैं, बंध बना के जुड़ते हैं। अगर इन कार्बनों के बीच में, सब कार्बनों के बीच में सिर्फ एकल बंध है, सिर्फ क्या है, एकल बंध है, तो ऐसे हाइड्रोकार्बन आपके क्या कहलाएंगे, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अगर सारे कार्बनों के बीच में कौन सा बंध हो, एकल आबंध हो, तो वो आपके क्या कहलाएंगे, हाइड्रोकार्बन, संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन वो होंगे जिसमें कोई भी श्रृंखला है, उन कार्बन के बीच में कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या ट्रिपल बॉन्ड हो, कम से कम एक, ज्यादा तो कितने भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कम से कम एक डबल बॉन्ड हो या एक ट्रिपल बॉन्ड हो, यानी कि एक द्विआबंध हो या एक त्रिआबंध हो, तो वो आपका क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। तो क्या हो, द्विआबंध हो, क्या हो, द्विआबंध हो, या क्या हो, त्रिआबंध हो, त्रिआबंध हो, तो इस तरह के हाइड्रोकार्बन आपके असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। सिंपल कहानी। देखो इसकी संरचना सामान्यतः अपन ऐसे बना सकते हैं, ये सामान्यतः इस तरह से, राइट। अगर इसकी संरचना बनाए अपन, तो ये मान लो कम से कम एक बॉन्ड है, राइट। इसी तरह से अपन इसकी बना लें, ठीक है ना। ये पूरा हो गया। चलो इसके वैसे आपको संयोजकता पूरी करने के लिए आप इसके यहाँ कुछ भी जोड़ सकते हैं, पर आपको सिंपल सी ये ध्यान रखना है कि कार्बन इस तरह से जुड़े रहेंगे। बाकी की संयोजकता आप कार्बन से भी पूरी कर सकते हो या किसी अन्य परमाणु से भी कर सकते हो। यहाँ पर देखो कम से कम एक आपका डबल बॉन्ड है, इसका मतलब ये द्विआबंध है, और ये त्रिआबंध है, कम से कम एक है, तो ये आपका क्या है, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये दोनों असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। क्या, हाँ, मतलब कम से कम एक होना चाहिए, कम से कम एक डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, दोनों में से एक बॉन्ड होना चाहिए, है। जिसमें डबल होती है दोनों, उसको क्या कहते हैं? वो दोनों है तो भी उनके अलग नाम बनेंगे, लेकिन अब हमारे पास दो ही प्रकार है हाइड्रोकार्बन के, एक तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होगा। तो एक अगर दो है, मान लो ट्रिपल बॉन्ड भी है या डबल बॉन्ड भी है, तो आपका वो क्या कहलाएगा, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इनका जो संतृप्त हाइड्रोकार्बन में एकल आबंध वाले जो हाइड्रोकार्बन होते हैं, उनका सामान्य सूत्र क्या होता है, सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, H2n+2। ठीक है। इसका मतलब ये, n का मतलब ये है कि कोई भी एक हो सकता है, दो हो सकता है, कितने कार्बन की संख्या, n का मतलब कार्बन की संख्या, कार्बन की संख्या। इसका मतलब ये है कि अगर कार्बन एक है तो हाइड्रोजन कितने होंगे, 2n, मतलब 2n, n का मान एक रखा तो 2 × 1 2 + 2, तो इस तरह से ये सूत्र बन जाएगा। तो सामान्य सूत्र ये होता है। इसका अगर अपन सूत्र की बात करें तो इसका सूत्र, सामान्य सूत्र जो होगा 2NH2n, ठीक है, इतर, ये आपका रहेगा। अगर त्रिआबंध के सामान्य सूत्र की बात करें तो ये होगा HNCnH2n-2, ठीक है। मतलब n आपका कार्बन का नंबर है कि कितने कार्बन है। अगर किसी में आप 10 कार्बन का हाइड्रोकार्बन बना रहे हो तो n की जगह 10 का मान रखो, और इस तरह से आपको इसका सामान्य सूत्र प्राप्त होगा। सामान्य सूत्र होगा, अगर किसी में ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड है तो हाइड्रोजन की संख्या कम भी हो सकती है, ठीक है ना। अच्छा, इनके जो सामान्य नाम होते हैं, सामान्य नाम इसका क्या होता है, एल्केन होता है। सामान्य नाम इसका क्या होता है, एल्केन। तो हम इसे एल्केन बोलते हैं, मतलब जिसमें एकल बंध होता है उसे सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। सामान्यतः हम क्या बोलते हैं, एल्केन बोलते हैं। अगर इसको क्या बोलते हैं, एल्किन बोलते हैं। अगर किसी में डबल बॉन्ड है तो वो आपका एल्किन होता है, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, एल्काइन हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सिंपल चीज है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन के बारे में। और ये असंतृप्त में दो है, द्विआबंध के और त्रिआबंध के। नाम ध्यान रखना, द्विआबंध वालों को अपन एल्किन कहते हैं, त्रिआबंध वालों को एल्काइन कहते हैं, और ये एल्केन होता है, ठीक है, सिंपल।
ये अपन मिटा देते हैं। इसके बाद अपन एक बात और महत्वपूर्ण है वो अपन देख लेते हैं। देखो क्या है, संरेखलन के आधार पे भी हमारे कुछ जो है संरेखलन के आधार पर भी इस हाइड्रोकार्बन के प्रकार होते हैं कि संरेखलन के आधार पे हाइड्रोकार्बन के प्रकार, संरेखलन के आधार पर HC यानी हाइड्रोकार्बन के प्रकार। तो संरेखलन के आधार पर हमारे हाइड्रोकार्बन जो है वो तीन प्रकार के कैसे हैं देखो, एक तो है सरल, एक सीधी रेखा में होते हैं वो सरल श्रृंखला वाले, या इसको अपन लंबी श्रृंखला या सरल श्रृंखला वाले कह सकते हैं। सरल श्रृंखला वाले कैसे, जैसे अगर कोई सीधी रेखा में कार्बन ऐसे जुड़े हुए हैं तो ये आपके सरल श्रृंखला वाले कार्बन में आते हैं, सरल श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन में आते हैं। ठीक है, दूसरा आते हैं शाखित श्रृंखला वाले। दूसरा कौन सा, शाखित श्रृंखला वाले। शाखित का मतलब है शाखाएं हो, अलग अलग शाखाएं हो, एक या अधिक शाखाएं हो सकती। मान लो यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा है, यहाँ पर भी कार्बन जुड़ा है, इस तरह से ये क्या है, शाखा वाले अगर जो हाइड्रोकार्बन है उसे अपन शाखित श्रृंखला वाले कहते हैं। और जो सीधे हाइड्रोकार्बन जो ऐसे कार्बन जुड़े रहते हैं उन्हें अपन लंबी श्रृंखला वाले या सरल श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तीसरा हमारा कौन सा होगा, तीसरा हमारा होता है वलयित श्रृंखला वाले। वलयित नाम से पता चलता है, मतलब अगर कोई वलय के रूप में जुड़े हो, किसके रूप में, वलय, अगर वलय के रूप में जुड़े हो तो इस तरह के हमारे जो श्रृंखला बनती है उसे वलयित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे कोई भी मान लो इस तरह से जुड़ा हो, जैसे CH, C, तो ये आपका वलयित श्रृंखला वाला है, मतलब एक गोल घेरे के रूप में, एक वलय के रूप में जुड़े हुए होते हैं, तो वो वलयित श्रृंखला वाले हाइड्रोकार्बन है। ठीक है, अगर ऐसे अलग अलग यहाँ ये जैसे ये यूं थी तो नीचे एक यहाँ पर कार्बन जुड़ गया, एक यहाँ पर जुड़ गया, तो ये शाखाएं बन गई इसकी, इसलिए इसे अपन बोलते हैं शाखित श्रृंखला वाले। और ये सीधे ही जा रहे हैं। अच्छा एक बात बताओ मेरे को, ये सीधे जा रहे हैं, अगर ये ऐसे ना हो करके ऐसे होता तो इसे अपन क्या कहते, लंबी श्रृंखला वाले कहते, बोल देते, क्योंकि ये यूं ही सीधा ही है, ये सीधा ही माना जाता है। सीधा ही क्यों माना जाता है, देखो सिंपल सा है, ये तो सीधा ही है। जैसे आप देखोगे आपके घर से मान लो कोई रोड जाती है, तो ये रोड जाती है तो अपन मान लो ये आपका घर है, ये आपका गांव है, और गांव से यूं होके यूं रोड आ रही है। अगर किसी व्यक्ति को कहना है कि भाई आप क्या करो, गांव से हमारे घर आओ, तो अपन क्या कहेंगे, अपन ये कहेंगे कि रोड से सीधे आ जाओ, बस रोड से सीधे आ जाओ। तो आदमी रोड से सीधा मतलब यहाँ से घूम के तो आएगा, ऐसे आधा टेढ़ा तो आएगा, लेकिन ये रोड मतलब आएगा सीधा रोड से, है ना। जैसे मान लो एक रोड ऐसे हो कि यहाँ मान लो एक इधर और रोड जा रही हो, तो ये क्या हो जाता है, शाखित हो जाता है। तो ये क्या हो जाता है, शाखित हो जाता है, ठीक है ना। नहीं तो ये ऐसे कैसे भी हो तो वो आपका तो ये हो जाएगा। अगर फिर मान लो ऐसा होता, यहाँ से यूं मान लो ये गांव है और यहाँ से यूं घूम के रोड यूं होके वापस ऐसे आ रही होती, तो ये वलयित में आ जाते, ठीक है ना। तो इस तरह से ये आपकी श्रृंखला के आधार पर हाइड्रोकार्बन के प्रकार होते हैं। तो हमने संतृप्त पढ़े, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पढ़े, उसके बाद हम लोगों ने लास्ट जो पढ़ लिया ये जो है वो श्रृंखला के आधार पर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्लास में और हम बहुत सारी बातें करेंगे, किस तरह के कौन से यौगिक है, बहुत सारे महत्वपूर्ण यौगिक जो हमारे घरों में हमारे आसपास उपयोग में आते हैं, उनके बारे में भी अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। तो बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है, आपको बता रखा है इंटरेस्टिंग है। इससे इंटरेस्टिंग पार्ट मुझे नहीं लगता केमिस्ट्री में कोई होगा। तो आप लोग क्या करें, अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को भेज दें ताकि वो भी क्लास देखें, ठीक है। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ख्याल रखिए, मस्त पढ़ाई करिए। थैंक